अगर आपकी लड़ाई अगर सोनू महतो और जयराम महतो की लड़ाई है तो आपको न्याय मिल जाएगा। लोकसभा के चुनाव को लेकर आपके अभी क्या स्टैंड है? सांसद विधायक मिलकर पैसा लेकर नौकरियों को बेचने का काम करते हैं। अब जीत जाते हैं तो जनता के लिए क्या करेंगे? जनता जानना चाहती है। निश्चय ही हम लोग मुकाबले की स्थिति में हैं और उसका कारण है कि मीडिया में बहुत बड़ा सवाल है, या फिर सवाल बोला था या फिर कमेंट में आता है नेक्स्ट सीएम टाइगर जयराम महतो। तो इस नज़र को आप कैसे देखते हैं? अभी आप सांसदीय चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, फिर नेक्स्ट सीएम जयराम महतो कैसे होगा ये? अब की बार 40 पार और 65 पार उस तरह का नहीं है। दादा, अभी तक आपका लिस्ट जारी नहीं हुआ है। बहुत से लोग आपके समर्थक है जेबी केसेस के, वो असमंजस में है कि कौन कहाँ से लड़ेगा, तो कब तक लिस्ट जारी हो जाएगा उसके लिए? रिहाना 74 करोड़ में डांस करके चली गई, लेकिन उसे आंकड़े का जरा भी ज्ञान नहीं है। जोहार, नमस्कार। अभी हम आप सभी को जेबी केसेस के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो से मिलाने वाले हैं, उनसे चुनाव के मुद्दे के लिए बात करने वाले हैं। अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उससे पहले क्या उनका राय है इसके बारे में आप सभी को बताएंगे पूरी जानकारी के साथ। तो भैया जोहार आपको। जोहार। लोकसभा के चुनाव को लेकर आपके अभी क्या स्टैंड है? देखिए, लोकसभा चुनाव जहाँ तक प्रश्न है जेबी केसेस के लिए चैलेंजिंग है। एक नई पार्टी के रूप में हमने अपने आप को स्थापित किया है और आसान नहीं है, क्योंकि आज जो भी पार्टियां झारखंड में रूल कर रही हैं, बीजेपी 80 पीरियड की है और कांग्रेस तो खैर 100 साल पुरानी पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा 1970 की पीरियड की है, आजसू 1985 की पीरियड की पार्टी है। तो सभी पार्टियों का कम से कम 35, 40, 50 सालों का एक्सपीरियंस है, लेकिन हमारी पार्टी मात्र 7-8 महीनों की पार्टी है। और ऐसी परिस्थिति में चुनौतियाँ हैं और उन चुनौतियों से पार कैसे पाना है उसकी रणनीति भी होनी चाहिए। और फिलहाल हमारी रणनीति है हर गांव तक जाने की, अपनी विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने की, क्योंकि हमको लगता है कि केवल हमारी विचारधारा ही इस चुनाव में बाकी और हमारी पार्टियों में एक अंतर पैदा करेगी। क्योंकि हम जहाँ भी गए, जो लोग मुझे पसंद नहीं भी करते थे, लेकिन जब मैंने 20 मिनट 25 मिनट का अपना संबोधन रखा, अपने विचारों से उन्हें परिचय करवाया, अपनी बीमारियों से अपनी तकलीफों से परिचय करवाया, कभी हम नहीं बदलेंगे। जब अपनी जान को जोखिम में रखे हैं तो क्यों बदलेंगे? अगर बदलना होता तो कम से कम अपनी ज़िंदगी को बचा के हम सभा करते हैं, अपनी ज़िंदगी को बचा के कोई कार्यक्रम करते हैं। तो उसके बाद लोगों का राय बदला, और अगर वहाँ 10 में से 10 लोग हमारे माने विरोधी थे, तो कम से कम वो 5 लोग मेरे साथ सहयोगी हो गए कि नहीं, लड़का ठीक बोलता है, ऐसे लड़के को जिताना चाहिए। और ऐसे लोग नहीं जीतेंगे तो फिर कैसे लोकतंत्र के बारे में हम कैसे चर्चा कर सकते हैं? और ऐसे युवाओं का जीतना चाहिए। तो मुझे विश्वास है हमारी विचारधारा और हमारा समर्पण, जब गांव तक हम लोग जाएंगे, लोगों को खुद से कनेक्ट करेंगे, तो वही हमारे लिए रणनीति साबित होगी। बाकी पैसों में कमी है, हमारे संगठन के ढांचे में कमी है, और जो सही चीज़ें उसको स्वीकार करना ही बहादुरी है। और हम लोग अब की बार 40 पार और 65 पार उस तरह का नहीं है, जो यथार्थ है उस पर बात करते हैं। और यथार्थ यही है कि चुनौतियां हैं हमारे साथ, और उन चुनौतियों से पार पाना भी कैसे है वो भी हम समझते हैं। युवा हैं, और चाहे युवा इस उम्र में हम लोग हर चीज़ों को हैंडल करने का सामर्थ्य रखते हैं, और मुझे उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में हम लोग बेहतर रिजल्ट करेंगे। दादा, अभी तक आपका लिस्ट जारी नहीं हुआ है। बहुत से लोग आपके समर्थक है जेबी केसेस के, वो असमंजस में है कि कौन कहाँ से लड़ेगा, तो कब तक लिस्ट जारी हो जाएगा उसके लिए? आज कोशिश करते हैं, आज रात को विशेष टीम हम लोग बुलाते हैं और लिस्ट जारी करने पर चर्चा करेंगे। निश्चित ही लिस्ट जारी में विलंब होने का कारण है कि हम समय पे घर नहीं रहते हैं। घर में नहीं हो पाने के कारण चर्चा परिचर्चा नहीं हो पाती है। लिस्ट बन के लगभग तैयार है, जारी हो जाएगी। दादा, ये एक मीडिया में बहुत बड़ा सवाल है, या फिर सवाल बोला था या फिर कमेंट में आता है नेक्स्ट सीएम टाइगर जयराम महतो। तो इस नज़र को आप कैसे देखते हैं? अभी आप सांसदीय चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, फिर नेक्स्ट सीएम जयराम महतो कैसे होगा ये? देखिए, सबसे पहली बात आपको जानना होगा कि भारत की व्यवस्था में यह संभव है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रहे हैं, वो सांसद थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे 5 बार के। जब राज्य की बागडोर उन्होंने संभाला तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे तौर पर ही थे, तो फिर वो विधानसभा में आए। तो संभव है, ये कोई हार्ड नहीं है। और चूँकि लोकसभा में मेरा प्रत्याशी बनना इसलिए ज़रूरी था, चूँकि अगर हम प्रत्याशी नहीं होते तो फिर हमारी जो सेना है, अगर सेनापति ही मैदान में ना रहो तो थोड़ा सा निराशा होती है। तो अपनी सेनाओं में बल भरने के लिए सेनापति को मैदान में उतरना पड़ रहा है। आपका मुकाबला बहुत बड़ी पार्टियों से होने वाली है, बीजेपी जिनका भी गढ़ है यहाँ गिरिडीह, तो क्या मुकाबला आप कर पाएंगे? निश्चय ही हम लोग मुकाबले की स्थिति में हैं, और उसका कारण है कि वर्तमान के जो सांसद हैं वो बिल्कुल गायब ही रहे हैं। 5 साल लोकसभा क्षेत्र से समय समय पर आए हैं, जहाँ विशेषकर कोयला के मैटर में आए हैं, जहाँ उनको उगाही जैसी चीज़ें सामने आई हैं। बाकी जनता के सुख दुख से हमेशा विपरीत रहे हैं। तो निश्चय ही उनकी अनुपस्थिति और हमारी नई ऊर्जा अब फर्क पैदा करेगी इस चुनाव के माहौल में, और बेहतर चुनौती देंगे वर्तमान सांसद को।
दादा, इस चुनाव के बाद जब आप जीत जाते हैं तो जनता के लिए क्या करेंगे? जनता जानना चाहती है ये। देखिए, जनता के लिए हम अपना सर्वस्व निछावर कर देंगे। जो मेरा खुद का भी सैलरी होगा वो भी जनता को निछावर कर देंगे। और हम लोग जो अपनी पार्टी का होगा वो एक नई विचारधारा की पार्टी होगी। हम लोग ये हमारी पार्टी के जो प्रत्याशी होंगे उन पर बहुत सारा प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, नहीं तो अगली बार से वो प्रत्याशी नहीं बनेंगे। आज देखिए, देश की समस्या क्या है कि कुछ लोग ही सारा धन को जमा करके रखें। देखिए, सारी समस्याओं का एक जड़ है अर्थव्यवस्था। अगर आर्थिक स्थिति सही रहेगी तो देश का माहौल सही रहेगा। यहाँ देखिए, जितने विधायक सांसद हैं 1000 करोड़ 10 करोड़ मैंने 10,000 करोड़ सब जमा करके बैठे हैं। तो हम लोग ये प्रयास रहेगा कि हमारी पार्टी से जो भी विधायक सांसद रहेंगे वो एक जो जीवन जिया जा सकता है उतनी ही राशि का संचय करेंगे। बाकी राशि उन्हें जनता में स्व इच्छा से दान की स्थिति में दान देना होगा, और नहीं तो अगली बार से उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। जिनके पास अथाह जमीन होगा 50 एकड़ 60 एकड़, उनको भी हम लोग अगली बार से टिकट नहीं देंगे। हाँ, जो लोग बहुत सारे लोग, जैसे ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग पहले से कोई बढ़िया बिजनेसमैन होगा जो पहले से करोड़पति होगा, लेकिन उसकी विचारधारा सही होगी और वो अगर सेवा भाव से पार्टी में आता है तो पार्टी उसको तो अलग विषय है, लेकिन पार्टी में आके अगर कोई करोड़पति बनता है तो ऐसे लोग हमारी पार्टी में नहीं होंगे। क्योंकि जनता हमें जनता की सेवा के लिए लाएगी और स्वयं खुद की धन संचय के लिए हमें नहीं ला रही। तो हम जनता के लिए जो भी गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र आता है, यहाँ जो भी कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, जहाँ सांसद विधायक मिलकर पैसा लेकर नौकरियों को बेचने का काम करते हैं, उन चीज़ों पर पूर्ण विराम लगेगा और वहाँ स्थानीय रैयत लोगों को रोजगार का साधन सृजन होगा। और मैंने तो स्पष्ट कह दिया है कि मेरी जो खुद की सैलरी होगी उससे हर एक बूथ स्तर में एक लाइब्रेरी की स्थापना मैं अपनी निजी सैलरी से करूँगा। दादा, अभी आपने कहा कि आर्थिक स्थिति, ये वही भारत है जहाँ 75 करोड़ की डांसर को बुलाया जाता है या फिर आर्टिस्ट को बुलाया जाता है। तो क्या जनता इसमें आप क्या देखते हैं इस नज़र को? इस पर मुझे एक बात याद आई। एक न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं जस्टिस मार्कंडी काटजू या कैसे कुछ हैं, उन्होंने कहा, उनका एक वीडियो था, उनमें वो कह रहे थे कि जो भारत की जो जनता है वो मेंटली लो बहुत मेंटली लो होती है। उन्हें वो वीडियोज पसंद आते हैं जिनमें अश्लीलता, जिनमें मिर्च मसाला हो, लेकिन बजट हो, शिक्षा पे बात हो रही हो, स्वास्थ्य पे बात रही हो, डिबेट चल रही हो, वो सब वीडियोज नहीं देखते हैं। तो मेरे कहने के मतलब सही बात है, भारत की जो जनता है कहीं ना कहीं भावनाओं में बहने के कारण उसे इस बात की खुशी है कि रिहाना 74 करोड़ में डांस करके चली गई, लेकिन उसे आंकड़े का जरा भी ज्ञान नहीं है शायद कि 2020 में 36 लाख से ज़्यादा लोग इलाज के अभाव में दम तोड़ चुके हैं। तो ये जश्न मनाने जैसा तो विषय नहीं है, बल्कि ये गंभीर विषय है, सोचनीय विषय है कि जिस देश में 36 लाख लोग पैसे के अभाव मर जाते हैं, उस देश में किसी व्यक्ति को इतना अमीर कैसे होने की आज़ादी है कि वो एक 5 मिनट के डांस में 74 करोड़ रुपए लुटा दे। और बिल्कुल ये भगत सिंह का भारत नहीं है, क्योंकि भगत सिंह कहते थे कि कोई व्यक्ति इतना अमीर ना हो कि किसी व्यक्ति को खरीद ले, और कोई व्यक्ति इतना गरीब ना हो कि उसे अपने आप को बेचना पड़े। आज इस भारत में अमीर व्यक्ति गरीबों को खरीद रहा है, बंधुआ मजदूर बना के रख रहा है, और गरीब व्यक्ति 2 वक्त की रोटी के लिए अपना आप को बेच रहा है, कभी अपने शरीर तक को भी बेच रहा है। ये भारत है, तो इस पर चर्चा होनी चाहिए। सामाजिक न्याय का मतलब है संसाधनों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, लेकिन वो केंद्रित हो गई है, कुछ प्रतिशत लोगों के हाथों में केंद्रित हो गई है। उस पर चाहिए कि बेहतर कानून बने, और जो बड़े बड़े लोग हैं उन पर उनकी इकोनॉमी के अनुसार, इनकम के अनुसार टैक्स को निर्धारित करें। जैसे अगर कोई 100 रुपया कमाया तो उसका अगर 1% है तो 1000 जैसे कमाएगा तो उसका 10% होना चाहिए। अगर वो लाख कमाया तो 15% होना चाहिए। अगर वो करोड़ कमाया तो 20% होना चाहिए। अगर वो अरब कमाया तो 30% होना चाहिए। इस प्रकार से, ये मेरी ओपिनियन है, तभी भारत देश में सामाजिक न्याय और समानता को स्थापित किया जा सकता है। नहीं तो जिस प्रकार आज स्थिति है, जिस प्रकार आज अडानी चारों तरफ अपना साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में फिर से कहीं राजतंत्र जैसा माहौल ना हो ही रहा है। अगर आपकी लड़ाई, अगर सोनू महतो और जयराम महतो की लड़ाई है तो आपको न्याय मिल जाएगा, लेकिन अगर सोनू महतो की लड़ाई किसी विधायक के बेटे से है तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। तो इसे लोकतंत्र नहीं कह सकते हैं ऐसे में। और ये कारण हुआ पैसों के कारण, सिर्फ पैसा। इसलिए हमें सत्ता का भी केंद्रीकरण पर भी सोचना चाहिए, संपत्ति का भी केंद्रीकरण पर भी सोचना चाहिए, और आर्थिक उन्नति पर भी केंद्रीकरण, उस पर भी सोचना चाहिए। जब तक हर एक व्यक्ति, हम मान के चलिए एक गांव में कोई व्यक्ति करोड़पति है और बाकी लोग हजारपति हैं, तो कभी वैल्यू नहीं लगाएगा। अगर उनके साथ कभी युद्ध हो गया ना, तो मुझे नहीं लगता है कोई पुलिस प्रशासन उन हजारपति का पक्ष लेगा। लेकिन वही 1 करोड़पति के स्थान पर उस गाँव में 100 लाखपति रहेंगे तो फिर समानता की भी बात होगी और अन्याय नहीं होगा। अन्याय, आज अगर अन्याय हो रहा है तो उसका दोष एक गरीबी होना भी है। दोस्तों, अभी आप देख रहे थे हमारे साथ केंद्रीय अध्यक्ष जेबीकेएसएस के टाइगर जयराम महतो
अभी अपना विचार प्रकट कर रहे थे और चुनावी जो हो रही उससे पहले बता रहे थे जनता के बीच कैसे जाएंगे। तो आप सब कमेंट में बताएं कि इनका राय कैसा लगा। सानू महतो झारखंडी को लाइक, फॉलो, शेयर, कमेंट करें।